बीए भाग तृतीय में सामाजिक विचारधारा पुस्तक में हम मैक्स वेबर के जीवन चित्रण व कृतियों तथा उसके सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने नौकरशाही तंत्र का अध्ययन किया। आज हम नौकरशाही सिद्धांत में नौकरशाही की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। नौकरशाही की विशेषताओं के आधार पर नौकरशाही को हम उनकी विशेषताओं के आधार पर अधिक अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। उनकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है प्रशासकीय नियम। एक प्रशासकीय ढांचे में शासकीय कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न होता है। यह नियम स्थायी होते हैं तथा निरंतर इनका पालन करने की एक व्यवस्था होती है। नियम किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते, बल्कि किसी पद से जुड़े हुए होते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य नियमों द्वारा परिभाषित और स्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं। इस प्रशासकीय ढांचे की 3 अंतर संबंधित विशेषताएं पाई जाती हैं। नियमों द्वारा कुछ विशेष प्रकार का कार्य करने का प्रत्येक अधिकारी का दायित्व अवैयक्तिक कसौटी के रूप में सीमित कर दिया जाता है। इसकी दूसरी विशेषता है नियमों द्वारा निर्धारित कार्यों के संपादन के लिए अधिकारियों को आवश्यक सत्ता प्रदान की जाती है। तथा इसकी तीसरी विशेषता है अधिकारी द्वारा जनता को बाध्य करने के साधन कठोरतापूर्वक सीमित कर दिए जाते हैं और यह निश्चित रूप से परिभाषित कर दिया जाता है कि वह अधिकारी किन दशाओं में इन साधनों का प्रयोग करेगा। नौकरशाही की प्रमुख विशेषता प्रशासकीय नियम के अतिरिक्त इसकी दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है साधन। अधिकारी तथा अन्य प्रशासकीय कर्मचारी अपने कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के स्वयं मालिक नहीं होते हैं। यद्यपि सरकारी तंत्र या व्यापारिक संगठन द्वारा उन्हें ये साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका प्रयोग वे नियमानुसार ही कर सकते हैं। सरकारी कामकाज और व्यक्तिगत मामले, सरकारी राजस्व और व्यक्तिगत आय एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग होते हैं। नौकरशाही की जो तीसरी विशेषता है वह है अधिकारियों की सीमाएं एवं सुविधाएं। इसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति अपने पद का उपयोग निजी या व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं कर सकते। वे इसे बेच, खरीद या स्थानांतरित नहीं कर सकते। यद्यपि विभिन्न अधिकारियों को सुविधाएं अवश्य प्रदान की जाती हैं ताकि वे अपने दायित्व का निर्वाह उत्तमता के साथ कर सकें, परंतु ये सुविधाएं संपत्ति अधिकारियों के रूप में नहीं होती। इसकी चौथी विशेषता है नौकरशाही में कार्यकाल की गतिविधियां निरंतर चलती हैं। कर्मचारी आते हैं, काम करते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कर्मचारियों की इस गतिशीलता के रहते हुए कार्य निरंतर चलता रहता है। इसकी अगली विशेषता है स्पष्ट और निश्चित कार्य क्षेत्र। नौकरशाही के नियमों द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों में कार्य, अधिकार एवं सत्ता का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। इसमें प्रत्येक पदाधिकारी के कर्तव्य पूर्ण निर्धारित और परिभाषित होते हैं। इसमें श्रम विभाजन होता है, जिससे कार्य को कुशलता एवं दक्षता के आधार पर संपन्न किया जाता है। नौकरशाही की अगली विशेषता भर्ती पद्धति। नौकरशाही में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं साक्षात्कार आदि के द्वारा होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा एवं मनमानी से। नियुक्ति की प्रवृत्ति संविदात्मक होती है। नौकरशाही की अगली विशेषता है संस्तरण। नौकरशाही संगठन के विभिन्न पदों में उच्चता एवं निम्नता का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। उच्च अधिकारी अपने नीचे के कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करते हैं, उन्हें आदेश देते हैं। निम्न कर्मचारियों को भी अपने से उच्च अधिकारियों को शिकायत एवं अपील करने की छूट होती है। नौकरशाही में सभी पद परस्पर जुड़े हुए एवं संगठित होते हैं। नौकरशाही की अगली विशेषता है लिखित दस्तावेज। नौकरशाही में दफ्तरों का कार्य लिखित दस्तावेजों द्वारा संचालित होता है। कागज को सुरक्षित रखने के लिए फाइलों की व्यवस्था होती है और विभिन्न विषयों में से संबंधित फाइलें भी अलग अलग होती हैं। नौकरशाही की अगली विशेषता है प्रशिक्षण। चूँकि नौकरशाही का कार्य जटिल और विशेषीकृत होता है, अतः संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी अगली विशेषता है पदों में एकाधिकार का अभाव। नौकरशाही में किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता, अतः आवश्यकता अनुसार अधिकारियों के स्थानांतरण भी किए जाते हैं।
दक्षता से कार्य करने पर पदोन्नति एवं निर्धारित कार्यों एवं नियमों की अवहेलना करने पर पदावनति भी की जा सकती है। धन्यवाद।